साथियों, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन रशियन एम्पायर, यानी प्रथम विश्व युद्ध और उसका रूसी साम्राज्य के ऊपर प्रभाव। तो उसमें हमने एक चीज़ ये जान ली थी कि रशिया की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स लगातार ख़राब होते जा रहे थे, रेलवे नेटवर्क को भी नुकसान पहुंच रहा था, और दूसरी तरफ बाल्टिक सी के ऊपर जर्मनी का कंट्रोल होने की वजह से रशिया को एक्सटर्नल जो सप्लाई मिल रही थी इंडस्ट्रीज़ के लिए, वो सप्लाई भी बंद हो चुकी थी। साथ साथ वर्कर्स की कमी हो रही थी, फूड शॉर्टेज भी एक बड़ी समस्या बना हुआ था, और इन सब कारणों के चलते जार निकोलस सेकंड रशियंस के बीच में अनपॉपुलर होता जा रहा था। ठीक है, तो कुछ बेसिक कारणों को हमने पढ़ा था। इस वीडियो में हम लोग फेब्रुअरी रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। यानी 1917 में मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि दो रेवोल्यूशन होते हैं, एक फेब्रुअरी में होता है और एक अक्टूबर में होता है। तो आज हम लोग फेब्रुअरी रेवोल्यूशन को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो बेसिकली आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द फेब्रुअरी रेवोल्यूशन इन पेट्रोग्रेड, और ये होता कब है? तो इन द ईयर 1917 में। तो साथियों, शुरुआत करते हैं हम राजधानी पेट्रोग्रेड से। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि एंटी जर्मन सेंटीमेंट्स वर वेरी हाई इन द रशियन एम्पायर, दैट इज़ वाई जो सेंट पीटर्सबर्ग है, जो कि एक जर्मन नेम था, उसको चेंज करके एक नया नाम रख दिया था, जो नया नाम था वो था पेट्रोग्रेड। तो राजधानी जो पेट्रोग्रेड है उसकी फॉर्मेशन को पहले समझना ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ तो ये थी कि विंटर का सीज़न था, ये सर्दियाँ बहुत ज़्यादा थी, 1917 का साल था। तो इस समय जो पेट्रोग्रेड की कंडीशन थी वो बहुत ज़्यादा ग्रिम, बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बहुत ज़्यादा भयानक थी। ठीक है, दूसरी तरफ पेट्रोग्रेड में एक रिवर फ्लो करती थी, उस रिवर का नाम था नेवा रिवर। तो इस नेवा रिवर के राइट साइड में, ठीक है, राइट बैंक पे, यानी जो दाहिना तट था उस तरफ जो फैक्ट्रीज़ में काम करने वाले वर्कर्स हैं उनके क्वार्टर्स हुआ करते थे। ठीक है, तो वर्कर्स के क्वार्टर्स और जो फैक्ट्रीज़ हैं वो कहाँ लोकेटेड थी? तो ये लोकेटेड थी ऑन द राइट साइड और ऑन द राइट बैंक ऑफ रिवर नेवा। इस रेवा नदी के दाहिनी तरफ फैक्ट्रीज थी, और साथ साथ उन फैक्ट्रीज में काम करने वाले वर्कर्स के क्वार्टर भी थे। इसी रिवर के लेफ्ट बैंक वाली साइड में, ठीक है, यानी बाईं तरफ, जो फैशनेबल एरियाज थे, यानी जहाँ बड़े पैसे वाले, आर्थिक तौर पे संपन्न लोग रहा करते थे, तो उन लोगों के रहने वाले एरियाज़ को फैशनेबल एरियाज़ कहा गया। तो फैशनेबल एरियाज़ थे जहाँ पे संपन्न और अधिकार युक्त लोग रहा करते थे। साथ साथ जार का जो महल है, विंटर पैलेस, वो भी रिवर नेवा के लेफ्ट साइड में होता था। जितनी ऑफिशियल बिल्डिंग्स थी वो सारी की सारी रिवर के लेफ्ट साइड में होती थी। और इसके अलावा वो जगह जहाँ पे ड्यूमा की मीटिंग होती थी। ड्यूमा क्या है? तो ड्यूमा मैंने बताया, एन इलेक्टेड पार्लियामेंट इन रशिया। रूस में जो संसद थी उसको ड्यूमा कहा जाता था, जिसमें चुने हुए प्रतिनिधि हुआ करते थे जनता के। तो उस ड्यूमा की मीटिंग भी जिस बिल्डिंग में हुआ करती थी, जिस पैलेस में हुआ करती थी, वो भी रिवर नेवा के लेफ्ट साइड में लोकेटेड थी। तो ये एक तरीके से फॉर्मेशन था रशिया की कैपिटल पेट्रोग्रेड का। अब होता क्या है, फेब्रवरी के मंथ में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। ठीक है, ठंड इतनी भयानक थी कि इस दौर में यहाँ पे बड़े पैमाने पे ओले गिरते हैं। ठीक है, और बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी होती है। तो इसकी उम्मीद किसी ने की नहीं थी। तो देर हैड बीन एक्सेप्शनल फ्रोस्ट एंड हैवी स्नो। ठीक है, दैट इज़ वाई द विंटर वाज वेरी कोल्ड इन रशिया इन द मंथ ऑफ फेब्रवरी 1917। अब इसकी वजह से क्या होता है? तो भैया इसकी वजह से ये होता है कि देयर वर फूड शॉर्टेज इन वर्कर्स क्वार्टर। वर्कर्स के क्वार्टर किस तरफ हैं? तो वर्कर्स के क्वार्टर हैं रिवर नेवा के राइट साइड में। तो यहाँ पे खाने पीने की चीज़ों की कमी हो जाती है। ठीक है, और इसी दौर में क्योंकि जार बहुत ज़्यादा अनपॉपुलर हो गया था आम लोगों के बीच में, तो जार ये कोशिश कर रहा था कि कैसे ना कैसे करके ड्यूमा को डिसोल्व कर दिया जाए। ड्यूमा जो कि रशियन पार्लियामेंट थी, उसको भंग कर दिया जाए या उसको ख़त्म कर दिया जाए। सो जार वाज ऑल्सो ट्राई टू डिसोल्व दी ड्यूमा और दी रशियन पार्लियामेंट। तो वो उसको भंग करने की कोशिश कर रहा है। इस वजह से ड्यूमा के जो मेंबर्स थे, जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ के मेंबर, जिनको जनता ने चुन के ड्यूमा में भेजा था, वो क्या कर रहे हैं? तो वो पार्लियामेंटेरियंस ये क्या कर रहे हैं?
दे वर अपोज्ड द ज़ार्स डिज़ायर, ठीक है, और जार की डिज़ायर, जार की इच्छा क्या है, ड्यूमा को भंग करना या ख़त्म करना, ठीक है। तो ये एक तरीके से हम एक कंडीशन देख रहे हैं फरवरी के मंथ में क्यों इतनी ज़्यादा गर्मा गर्मी है रशिया की राजधानी पेट्रोग्रेड के अंदर। अब हम कुछ इवेंट्स को पढ़ेंगे सिलसिलेवार ढंग से, तारीखों के हिसाब से, जो इस फरवरी रेवोल्यूशन तक हमें पहुंचाएंगे। तो होता क्या है, 22 फरवरी के दिन ऑन 22 फरवरी एक लॉकआउट होता है। लॉकआउट का मतलब होता है साथियों तालाबंदी। सो a lockout took place at a factory on the right bank of river। अब फैक्ट्रीज मैंने आपको बताया कि सारी की सारी फैक्ट्रीज और वर्कर्स के क्वार्टर रिवर नेवा के राइट साइड में थे। तो एक लॉकआउट हो जाता है, यानी एक फैक्ट्री के अंदर तालाबंदी हो जाती है 22 फरवरी के दिन, ठीक है साथियों। जैसे ही 22 फरवरी के दिन ये लॉकआउट होता है तो उसके नेक्स्ट डे जितने दूसरी फैक्ट्रीज में वर्कर्स काम कर रहे होते हैं, तो ये वर्कर्स क्या करते हैं, यानी 23 फरवरी के दिन जो वर्कर्स होते हैं वो स्ट्राइक कॉल करते हैं, यानी वो हड़ताल का आयोजन करते हैं, और इसमें लगभग 50 फैक्ट्रीज के जो वर्कर्स हैं वो शामिल होते हैं, ठीक है। क्योंकि एक फैक्ट्री जो 22 तारीख को बंद हो चुकी है तो वहाँ काम करने वाले जो वर्कर्स हैं वो बेरोजगार हो गए। तो इन वर्कर्स को फिर से काम दिलाने के लिए या इन वर्कर्स को जो हटाया गया तो उसके साथ सहानुभूति रखते हुए, अपने साथियों के साथ खड़े होते हुए 23 फरवरी के दिन 50 और फैक्ट्रियों के मजदूर जो हैं वो हड़ताल का आह्वान कर देते हैं, ठीक है। सो दे कॉल्ड अ स्ट्राइक इन सिंपैथी, ठीक। और ये जो स्ट्राइक्स होते हैं, इन स्ट्राइक्स की एक खासियत ये थी साथियों, जो बाद में जिसका इम्पैक्ट आज भी हमें देखने को मिलता है, वो खासियत क्या थी कि इन मैनी फैक्ट्रीज दीज स्ट्राइक्स वर लेड बाय वीमेन, ठीक है। बहुत सारी फैक्ट्रीज में इन हड़तालों का नेतृत्व करने वाली महिलाएं थी, ठीक है। और यही कारण था कि दिस केम टू बी कॉल्ड द इंटरनेशनल वीमेंस डे, ठीक है। तो 23 फरवरी के दिन जो स्ट्राइक्स हुई, उन अलग अलग फैक्ट्रीज में जो स्ट्राइक्स हुई, उन स्ट्राइक्स में, उन फैक्ट्रीज में मोस्टली जो लीडरशिप थी वो वीमेंस के हाथ में थी, और यही कारण था कि 23 फरवरी को का दिन जो है वो इंटरनेशनल वीमेंस डे के नाम से मनाया गया। अब साथियों यहाँ पे एक छोटी सी कन्फ्यूज़न पैदा होती है। जैसे ही हम गूगल करते हैं तो हमें पता चलता है कि भैया इंटरनेशनल वीमेन डे तो 8 मार्च को मनाया जाता है। तो साथियों ये जो इंसिडेंट, जो सारी सीरीज़ हम पढ़ रहे हैं, इस दौर में रशिया के अंदर जूलियन कैलेंडर को फॉलो किया जाता था, ठीक है। और आज एट प्रेजेंट वर्तमान में हम ग्रिगोरियन कैलेंडर का इस्तेमाल करते हैं। तो ग्रिगोरियन कैलेंडर की जो डेट्स हैं वो 13 दिन आगे चलती हैं जूलियन कैलेंडर के कंपैरिजन, ठीक है। तो जूलियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग 23 फरवरी को जो है इंटरनेशनल वीमेन डे सेलिब्रेट किया जाता है, और ग्रिगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग 8 मार्च को इंटरनेशनल वीमेन डे सेलिब्रेट किया जाता है। और रशिया में भी जूलियन कैलेंडर को जो है 1 फरवरी 1918 से फॉलो करना बंद कर दिया था, और उन्होंने भी ग्रिगोरियन कैलेंडर को फॉलो करना शुरू कर दिया, और ये ग्रिगोरियन कैलेंडर वर्तमान में हर जगह फॉलो किया जाता है। तो 22 फरवरी को एक तालाबंदी होती है, 23 फरवरी को जो है 50 फैक्ट्री के मजदूर हड़ताल का आयोजन करते हैं, और इन हड़तालों में ज़्यादातर नेतृत्व महिलाएं कर रही थी, इसलिए इस दिन को द इंटरनेशनल वीमेन डे के तौर पे सेलिब्रेट किया जाने लगा, जो आज भी किया जा रहा है। सो ये अपने आप में एक सिग्निफिकेंट दौर था कि महिलाएं नेतृत्व कर रही हैं। इसके बाद में क्या होता है कि जो वर्कर्स थे, ये जो प्रदर्शनकारी थे, ये क्या करते हैं, ये अपना इलाका छोड़ के, यानी ये क्योंकि इनकी फैक्ट्रीज, इनके क्वार्टर्स तो रिवर नेवा के राइट साइड में थे, तो ये अपना इलाका छोड़ के रिवर क्रॉस करते हैं, और लेफ्ट साइड में जो कि एक फैशनेबल एरिया था जहाँ बड़े संपन्न तबके के लोग रहते थे, जार का महल था, ड्यूमा की मीटिंग वाली बिल्डिंग थी, और ऑफिशियल बिल्डिंग्स भी हुआ करती थी, तो इस इलाके में सारे के सारे प्रदर्शनकारी आ जाते हैं, ठीक है। सो द डेमोन्स्ट्रेटिंग वर्कर्स क्रॉस फ्रॉम द फैक्ट्री क्वार्टर्स टू द सेंटर ऑफ कैपिटल, ठीक है। नेवास्की स्ट्रीट में ये पहुंच जाते हैं, जो कि सेंटर ऑफ कैपिटल होता है। उसके बाद में ये लोग क्या करते हैं, क्योंकि ये यहाँ आ गए और बड़े पैमाने पे आए थे, तो इन्होंने फैशनेबल क्वार्टर्स को घेर लिया, और जो ऑफिशियल बिल्डिंग्स थी उनको भी घेर लिया। अब सरकार को
अब जार की सरकार को ये चिंता हुई कि भाई ये वर्कर्स तो कुछ भी कर सकते हैं, तो इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, कर्फ्यू लागू कर दिया। ठीक है, कर्फ्यू लगा दिया। कर्फ्यू लगाया तो इन मजदूरों को, इन वर्कर्स को, इन प्रदर्शनकारियों को वहाँ से हटना पड़ा, तो ये लोग वहाँ से चले गए। लेकिन अगले दिन 24 और 25 फरवरी को ये लोग फिर से वापस आते हैं इन इलाकों में, और जैसे ही 24 फरवरी को आते हैं धीरे धीरे करके इनकी तादाद बढ़ती है। 25 फरवरी को और बहुत सारे वर्कर्स इनको ज्वाइन करते हैं, तो गवर्नमेंट को थोड़ी और ज़्यादा चिंता होनी शुरू होती है, और इसी के चलते वो घुड़सवार सैनिक, गवर्नमेंट कॉल्ड आउट द कैवेलरी एंड द पुलिस टू कीप एन आई ऑन देम। पुलिस को भी ये काम दे देती है कि भैया इनके ऊपर बारीक जो बोलते हैं बारीक नज़र रखिए, और कैवेलरी जो घुड़सवार सेना है उसको भी जिम्मेदारी दे दी जाती है कि भाई ये वर्कर्स यहाँ इकट्ठे हैं तो इनके ऊपर नज़र रखनी है। ठीक है, ये किसी तरीके की कोई गुस्ताखी अगर करते हैं तो फिर इनको पकड़ा जाए। तो ये हुआ, लेकिन 25 फरवरी तक इन वर्कर्स को किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई सपोर्ट नहीं मिलता है। वर्कर्स स्ट्राइक पे तो हैं, हड़ताल पे तो हैं, ये अपनी मांग उठा रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, लेकिन कोई भी रशिया की पॉलिटिकल पार्टी इनके सपोर्ट में नहीं आती है। 25 तारीख की शाम में एक बड़ा काम होता है। वो क्या होता है कि जो रशियन गवर्नमेंट है वो क्या करती है, तो साथियों वो ड्यूमा को सस्पेंड कर देती है। और यही ज़ार की एक बड़ी ख्वाहिश थी। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि ज़ार की सबसे बड़ी डिज़ायर क्या है, उसकी सबसे बड़ी डिज़ायर ये है कि ही वांटेड टू डिसॉल्व द फंक्शनिंग ऑफ ड्यूमा। वो ड्यूमा को ख़त्म करना चाह रहा था, और ड्यूमा जैसे ही ख़त्म होगी तो जो भी मेंबर्स ड्यूमा के हैं उनके पास अब कोई काम धाम बचेगा नहीं। इसी वजह से जो पार्लियामेंटेरियंस थे वो क्या कर रहे थे, वो ज़ार का अपोज कर रहे थे कि भाई ड्यूमा को भंग नहीं करना है। लेकिन फाइनली 25 फरवरी की इवनिंग में क्या होता है, द गवर्नमेंट फॉलोड द ऑर्डर ऑफ ज़ार एंड गवर्नमेंट ऑर्डर टू डिसॉल्व द ड्यूमा। गवर्नमेंट ने ज़ार का आदेश का पालन किया और ड्यूमा को, यानी जो रूसी संसद है, उसको भंग कर दिया। अब बारी थी पॉलिटिशियंस की, यानी अब उन लोगों की बारी थी जो ड्यूमा के मेंबर्स थे, और ये अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के मेंबर्स थे। ठीक है, और इनको जनता ने चुना था। तो अब पॉलिटिशियन ने बयानबाजी का दौर शुरू कर दिया, और फाइनली अब वर्कर्स और पॉलिटिशियन मिल के रशियन ऑटोक्रेसी के खिलाफ सड़कों पे उतरने वाले हैं। तो 26 फरवरी को क्या हुआ, जो डेमोन्स्ट्रेटर्स थे वो फिर से बड़ी तादाद में, क्योंकि अब संख्या बढ़ गई है, पहले सिर्फ वर्कर्स थे, अब पॉलिटिशियंस भी उनके साथ शामिल हैं, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो कार्यकर्ता हैं वो भी उन लोगों के साथ शामिल हैं। तो 26 फरवरी को क्या हुआ, ये प्रदर्शनकारी लेफ्ट साइड रिवर नेवा के पूरे इलाके में, पूरे गलियों में जो है फैल जाते हैं। यानी जो फैशनेबल इलाका है वो फैशनेबल इलाका इन प्रदर्शनकारियों से भर गया, और सरकार की चिंता लगातार बढ़नी शुरू हो गई। ठीक है, 27 फरवरी के दिन में क्या होता है कि जैसे इन लोगों की संख्या बढ़ती है तो ये प्रदर्शनकारी पुलिस क्वार्टर को घेर लेते हैं, जो अलग अलग पुलिस मुख्यालय थे उनको घेर लेते हैं, और उनकी बिल्डिंग्स को उन्हें तहस नहस करना शुरू कर देते हैं। सो ऑन 27 फरवरी द पुलिस हेडक्वार्टर्स वर रेंसेक्ड। रेंसेक्ड का मतलब होता है साथियों तोड़ फोड़ करना, तहस नहस करना, आग लगा देना, कब्जा कर लेना। ठीक है, और रेंसेक्ट, और उसके बाद में क्या हुआ, द स्ट्रीट्स वर फुल ऑफ डेमोन्स्ट्रेटर्स हु रेजिंग स्लोगन्स अबाउट द ब्रेड, वेजेस, बेटर आवर्स एंड डेमोक्रेसी। प्रदर्शनकारियों ने मुख्यालयों के ऊपर कब्जा कर लिया, इमारतों को में तोड़फोड़ शुरू कर दी, आग लगानी शुरू कर दी, और गलियों के अंदर प्रदर्शनकारी स्लोगन लगा रहे हैं, रोटी के लिए स्लोगन लगा रहे हैं, बेटर वेजेस के लिए स्लोगन लगा रहे हैं, डेमोक्रेसी के लिए स्लोगन लगा रहे हैं, काम के घंटों को लेके। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि दी वर्किंग आवर्स वर टू लॉन्ग, कहीं 15 घंटे कहीं 16 घंटे एक दिन में काम करना पड़ रहा था। तो काम की जो शिफ्ट थी, काम करने की जो पालियाँ थी वो बहुत ज़्यादा थी। तो वर्कर्स के यही स्लोगन चारों तरफ फैले हुए थे, और जार की चिंता लगातार बढ़ती जा रही थी। अब सरकार ने कोशिश की, द गवर्नमेंट ट्राई टू कंट्रोल दिस सिचुएशन। अब गवर्नमेंट कैसे सिचुएशन को कंट्रोल करेगी, तो गवर्नमेंट के पास तो वही हथियार है, पुलिस और सेना। सो द गवर्नमेंट ट्राई टू कंट्रोल द सिचुएशन एंड कॉल आउट द कैवेलरी। फिर से घुड़सवार सेना को बुलाया और उनको ऑर्डर दिया कि भैया आप प्रदर्शनकारियों के ऊपर
गोलियां चलाइए, ठीक है, बट होता क्या है, दे रिफ्यूज टू फायर ऑन द डेमोस्ट्रेटर्स। सरकार ने घुड़सवार सेना को ये आदेश दिया कि आप इन प्रदर्शनकारियों को कंट्रोल में करिए और उसके लिए आप इनके ऊपर गोलियां चलाइए। भीड़ पे जब आप गोली चलाएंगे तो लोग तितर बितर हो जाएंगे और जगह खाली हो जाएगी। लेकिन घुड़सवार सेना ने मना कर दिया कि वो प्रदर्शनकारियों के ऊपर किसी तरीके से किसी भी प्रकार की कोई भी गोलाबारी नहीं करने वाली है। अब सरकार की चिंता बढ़ेगी, क्योंकि सरकार जिसके ऊपर डिपेंड थी वो थी सेना, वो थी पुलिस, बट दे वर डिनाइड टू फायर ऑन द डेमोन्स्ट्रेटर्स। और इसके बाद सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि जिन ऑफिसर्स ने अपने अपने सिपाहियों को ऑर्डर दिया कि आप डेमोन्स्ट्रेटर्स के ऊपर फायर करिए, और उसके लिए जब उनको परेशान किया गया कि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, तो होता क्या है कि एक रेजिमेंट के जो सिपाही हैं वो अपने ही एक ऑफिसर को गोली मार देते हैं। सो एन ऑफिसर वाज शॉट एट द बैरक्स ऑफ ए रेजिमेंट। और इसी के साथ साथ 3 दूसरी जो रेजिमेंट हैं, दूसरी जो सैनिक टुकड़ियां थी, वो भी बगावत कर देती हैं जार और अपनी सरकार के खिलाफ। और फिर उनके अंदर वोटिंग होती है कि भाई हमें प्रदर्शनकारियों के साथ मिल जाना चाहिए, ठीक है, वोटिंग टू जॉइन दी स्ट्राइकिंग वर्कर्स, की जो वर्कर्स स्ट्राइक कर रहे हैं हमें उनके साथ मिल जाना चाहिए। तो स्टार्ट जब ये इंसिडेंट शुरू हुआ तब सिर्फ वर्कर्स थे। उसके बाद में उसमें पॉलिटिशियंस, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग, कार्यकर्ता भी शामिल हुए। और अब ये फेज़ आ गया कि जिसके बदौलत रशियन गवर्नमेंट, 1917 की रशियन गवर्नमेंट या जार की रशियन गवर्नमेंट इन डेमोन्स्ट्रेटर्स को पहले हटा चुकी थी, अब वही लोग वर्कर्स के साथ शामिल हो गए। तो पावर लगातार, वर्कर्स की जो शक्ति है वो लगातार बढ़ती जा रही थी। और बाय द इवनिंग, ये 27 फरवरी का इंसिडेंट है साथियों। तो 27 फरवरी की शाम तक क्या होता है कि जो सोल्जर्स होते हैं और जो स्ट्राइकिंग वर्कर्स होते हैं वो इकट्ठा होते हैं एक साथ, ठीक है। क्यों इकट्ठा होते हैं? तो ये इकट्ठा होते हैं सोवियत और काउंसिल बनाने के लिए, और ये उसी बिल्डिंग में इकट्ठा होते हैं जहाँ पे ड्यूमा की मीटिंग हुआ करती थी, ठीक है। सो बाय द इवनिंग सोल्जर्स एंड स्ट्राइकिंग वर्कर्स हैड गैदर्ड टू फॉर्म अ सोवियत और अ काउंसिल इन द सेम बिल्डिंग एज द ड्यूमा मीट, जहाँ ड्यूमा की मीटिंग होती थी। और ये जो काउंसिल बनी जिसमें सोल्जर्स और वर्कर्स शामिल थे, इस काउंसिल को कहा गया साथियों पेट्रोग्रेड सोवियत। सो दिस काउंसिल वाज नोन एज पेट्रोग्रेड सोवियत। तो अब एक बड़ा संगठन, एक बड़ा ग्रुप बन गया जिसमें सोल्जर्स भी शामिल हैं और वर्कर्स भी शामिल हैं, पॉलिटिशियन ऑलरेडी शामिल थे, ठीक है। अब 28 फरवरी को क्या होता है कि एक डेलीगेशन चलता है जार से मिलने के लिए। ऑन द नेक्स्ट डे अ डेलीगेशन वेंट टू सी द जार, मिलने के लिए निकलते हैं। और जो मिलिट्री कमांडर्स होते हैं, जो सेना के कमांडर्स होते हैं, जो बड़े अधिकारी होते हैं, जो जार के अभी साथ थे, ठीक है, क्योंकि उनके सिपाहियों ने बगावत की थी, तो मिलिट्री कमांडर्स जार को इस समय ये एडवाइस देते हैं कि अब समय आ चुका है। किस चीज़ का समय आ चुका है? तो पहले देख लेते हैं इसको। ऑन द नेक्स्ट डे डेलीगेशन वेंट टू सी द जार एंड द मिलिट्री कमांडर्स एडवाइज्ड हिम टू एब्डिकेट। तो मिलिट्री कमांडर्स जो हैं वो जार निकोलस सेकंड को सलाह देते हैं कि आप सिंहासन छोड़ दीजिए, आप पद त्याग कर दीजिए, ठीक है। और जार को भी ये बात समझ में आ गई थी कि अब कोई और रास्ता बचा ही नहीं है। सो फाइनली वो क्या करता है, जार फॉलोड द एडवाइस एंड एब्डिकेटेड ऑन 22 मार्च। 22 मार्च के दिन जार जो है वो सिंहासन छोड़ देता है, ठीक है। और इसके बाद में रशिया का अब जार के छोड़ने के बाद में जो गवर्नमेंट थी वो डिसॉल्व होगी। अब रशिया का फ्यूचर कैसे डिसाइड हो, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल सिस्टम कैसा हो, उसका निर्णय लेना था। तो उसके लिए क्या डिसाइड किया गया कि भाई एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाएगी। इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है, इस कॉन्स्टिट्यूएंट यानी संविधान सभा, ठीक है, और ये संविधान सभा लोगों के द्वारा चुनी जाएगी, ठीक है। सो रशियाज फ्यूचर वुड बी डिसाइड बाय ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज। कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रशिया के अंदर बनाई जाएगी और इसके जो मेंबर्स हैं उन मेंबर को कौन चुनेगा, रशिया के वो सारे के सारे लोग वोट डाल के चुनेंगे, ठीक है, जो वयस्क हैं, ठीक है, जो 18+ हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज और ऑन द बेसिस ऑफ राइट टू वोट द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वुड बी इलेक्टेड एंड दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली
विल मेक अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द रशिया, और उसका काम, इस असेंबली का काम क्या है कि वो रशिया के लिए एक संविधान बनाने वाली है। ठीक है, तो क्योंकि साथियों पेट्रोग्रेड के अंदर ये रेवोल्यूशन हुआ था और अकॉर्डिंग टू द जूलियन कैलेंडर ये फरवरी के मंथ में हुआ था, इसलिए इस रेवोल्यूशन को फरवरी रेवोल्यूशन कहा जाता है। कई जगह इसको पेट्रोग्रेड रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। और इस रेवोल्यूशन की इंपॉर्टेंस क्या थी कि रशिया के अंदर से जारशाही खत्म हो गई। ठीक है, सो द फरवरी रेवोल्यूशन हैड ब्रोट डाउन द मोनार्की इन द फरवरी 1917। तो ये रेवोल्यूशन अपने आप में इम्पोर्टेंट है साथियों। 1905 का जो ब्लडी रेवोल्यूशन था उसकी वजह से उसका इम्पैक्ट क्या निकला कि एक ड्यूमा बनाई गई और जार को मजबूर किया गया ड्यूमा की मीटिंग्स बुलाने के लिए। लेकिन उसके बाद में भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान जार ने अपनी तानाशाही, अपनी मनमर्जी जारी रखी। ड्यूमा को उसने डिसॉल्व करने की कोशिश की, ड्यूमा की एडवाइस उसने मानने से मना कर दिया। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, फरवरी 1917, क्योंकि तब तक रशिया अलग अलग फ्रंट्स पे हार चुका था। बहुत सारे लोग मारे जा चुके थे, बहुत सारे लोग घायल हो गए थे। मैंने बताया 3 मिलियन पीपल वर रिफ्यूज़ी इन रशिया, रिफ्यूज़ी के तौर पे थे, उनका घर बार सब नष्ट हो गया। देयर वर शॉर्टेज ऑफ फूड, देयर वर शॉर्टेज ऑफ लेबर। ठीक है, हर चीज़ की लगातार कमी होती जा रही थी और इंडस्ट्रियल सेक्टर एज वेल एज द एग्रीकल्चरल सेक्टर वर बैडली हिट बाय द इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो दोनों सेक्टर्स को नुकसान पहुंच रहा था और अल्टीमेटली क्या हुआ, जार को गद्दी छोड़नी पड़ी। तो जो फरवरी रेवोल्यूशन है उसका सिग्निफिकेंस यही है कि इसकी वजह से रशिया के अंदर जारशाही तो खत्म हो जाती है। तो साथियों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि फरवरी के बाद में कौन कौन से पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एज वेल एज सोशल चेंजेस होते हैं रशिया के अंदर, और ऐसा क्या होता है रूस के अंदर कि अक्टूबर में फिर से एक क्रांति हो जाती है। ठीक है, तो इस सारे दौर को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, और अपना सपोर्ट और समर्थन बनाए रखिए। थैंक यू।